तो एमीन के भौतिक गुण धर्म देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आज से रासायनिक गुण धर्म है। तो रासायनिक गुण धर्म में भी जो पहला है वो क्षारीय गुण है। क्षारीय गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्षारीय गुण जैसे अभी तक हम जैसे अल्कोहल पढ़ते थे, फिनॉल पढ़ते थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा, तो इनमें हमने क्या बात की, अम्लीय गुण की। अब यहां पर जो है किसकी बात होगी, क्षारीय गुण की। यहां पर अम्लीय गुण नहीं होगा। तो लगभग कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, जो अम्लीय गुण में था उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्षारीय गुण पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजें पढ़नी है, जैसे ब्रोंस्टेड अम्ल लॉरी थ्योरी, वैसे कहां होता था ये, 11 में था। लुईस अम्ल क्षार थ्योरी, ठीक है। तो एमीन्स का क्षारीय गुण पहला क्या है, एमीन्स का क्षारीय गुण। तो एक होता है लुईस अम्ल, क्या बोला पहले, लुईस अम्ल क्षार थ्योरी देखते हैं। उसके बाद देखेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी सिद्धांत। मतलब ब्रोंस्टेड लॉरी क्या है, साइंटिस्ट उन्होंने अपने हिसाब से क्या दिया है, अम्ल और क्षार की परिभाषा दी है। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या बोला मैंने, लुईस अम्ल, बहुत बार याद होता है, लुईस अम्ल, लुईस एसिड। तो लुईस अम्ल क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, ठीक है। लुईस अम्ल क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वही ग्रहण करेगा, वही स्पीशीज ग्रहण करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। मतलब ये क्या होती है, जो लुईस अम्ल होता है इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कमी भी किस तरीके से होगी, सीधे पूरा पेयर की कमी होगी इनके पास। उदाहरण के लिए जैसे हमने बहुत सी रिएक्शन में पढ़ा है, हिल्डल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, हैलोजनीकरण अभिक्रिया हो गई, जो बेंजीन का हैलोजनीकरण होता था, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास क्या है, BF3 हो गया, BF3, या फिर AlCl3 हो गया, AlCl3 आदि। तो देख रहे हैं यहां पर किस तरीके से जो है BF3 या AlCl3 लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है। जैसे मैं AlCl3 दिखाता हूं, एल्यूमिनियम है AlCl3, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, 2,8,3, ठीक है। तो Al मतलब जो बॉन्डिंग में भाग लेता है, बाह्यतम कोष के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। तो जैसे Al जो है कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3, ये रख दिए Al ने 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब यहां देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, कितना है, 17, 2,8,7, 2,8,7। अब जो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो या तो 3 दे दे या फिर 5 ग्रहण करे। 5 ग्रहण करवाना क्या है, कठिन है, तो इसलिए 3 रखेगा वो। तो यहां पर 3 देगा तो एक Cl को कितने की जरूरत है, 1 ही की जरूरत है। तो हमें Cl कितने लेने पड़ेंगे, यहां पे 3 लेने पड़ेंगे।
Cl और Cl। Cl कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 7। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब जो Cl का 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। ये तो अब यहां पर देखना, जैसे एल्यूमिनियम है, हालांकि Cl का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। ठीक है, Cl के इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में है ये कि Cl का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम नजर मारते हैं किस पे? एल्यूमिनियम पे, 1 2 3 4 5 6, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या नहीं है? पूरा नहीं है। तो मतलब इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो क्या कर सकता है? उनको ग्रहण कर सकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? युग्म हो गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा? इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणी स्पीसीज है। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। बोले तो इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन ऋणी या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, ये हो लुईस अम्ल। क्या हो गया? लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। इसके बाद देखते हैं लुईस क्षार। क्या देखना है? लुईस क्षार। लुईस क्षार तो लुईस अम्ल क्या था? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। लुईस क्षार, लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो लोन पेयर डोनर होगा। उदाहरण के लिए जैसे जिनके पास में ना नाइट्रोजन होता है, अब नाइट्रोजन एमीन के पास है, तो मतलब यहां पर एक्चुअल में जो है एमीन का जो क्षारीय गुण है वो नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? वहां पर एक लोन पेयर होता है। इसलिए जैसे पी ब्लॉक वाला अगर होता तो हमारे पास, तो वहां पर एक सवाल ही बनता था कि अमोनिया लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है, क्यों? तो उसका कारण ये होता है क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो क्या कर सकता है? उसको डोनेट कर सकता है, दान। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जैसे उदाहरण के लिए क्या गया? NH3 ये आ गया। तो जैसे यहां पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, 2,5। तो मतलब नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 5। कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 5, क्योंकि बायतम कोष में। तो ठीक है जी, 5 लोग, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता? 1। इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 1 लेके आएगा। लेकिन यहां पर देखो नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3। वैसे तो 5 हाइड्रोजन आने चाहिए थे, लेकिन नाइट्रोजन जब पेंटावेलेंट नहीं बनाता है उसके पीछे का रीजन है क्योंकि डी कक्षक नहीं होता इसके पास, वो भी वहीं पे पढ़ना था। जैसे ना एक्चुअल में इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5।
जैसे PCl5 बन जाता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। जैसे मतलब NH5 बनना चाहिए था, क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या है, डी कक्षक अनुपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिख रहे हो, ये 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 3, यही होगा, 2 2 4 और 3 7। अब यहां देखो 1s2 2s2 2p, दूसरे वाले कोष में डी आता है, कौन से वाले में आता है, तीसरे वाले में 3s 3p और 3d। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के पास क्या है, जो तुम्हारा डी कक्षक है वो अनुपस्थित है, जिसके कारण वो पेंटावेलेंट नहीं बनाता है। जबकि PCl5 फास्फोरस के पास क्या होता है, डी कक्षक मौजूद होता है, क्योंकि एक ही वर्ग के तत्व है ये, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, अगर फास्फोरस का देखता हूं मैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब 3p के बाद 3d कक्षक आता है, जो कि क्या होता है, खाली होता है, लेकिन 3d कक्षक है वहां पे। 3d क्या लिखूंगा मैं जी, तो कहने का मतलब फास्फोरस के पास डी कक्षक, खाली डी कक्षक होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई डी कक्षक नहीं होता है, जिसके कारण से जो है नाइट्रोजन क्या ट्राइवेलेंट बनाता है, जैसे NH3। और जो फास्फोरस होता है वो क्या बनाता है, PCl5। PCl3 भी बनाएगा, लेकिन PCl5 भी बनाता है। ठीक है, तो ये P ब्लॉक में पढ़ना था, लेकिन चैप्टर हटा दिया, क्या कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखो नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राइवेलेंट है वो। ठीक है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब साझेदारी करेंगे। हाइड्रोजन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और हाइड्रोजन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके। बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया और नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया। नाइट्रोजन ने बॉन्ड भी बना लिया है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या पड़े, ऐसे ही पड़े। इन 2 इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि रासायनिक आबंधन में अभी भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आवारा इलेक्ट्रॉन समझ लो एक प्रकार से, जो क्या नहीं कर रहे, रासायनिक आबंधन में भाग नहीं ले रहे। यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो लुईस क्षार होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन आदि के स्पीसीज बोल रहे हैं, धनी स्पीसीज। अब खुद बताओ, जो लुईस क्षार होगा, लुईस क्षार के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, कौन से, एकाकी युग्म। लुईस अम्ल क्या है, जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन की युग्म की जो कमी है उसको पूरा कौन करेगा, लुईस क्षार। मतलब लुईस क्षार क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, लुईस अम्ल को। लुईस क्षार क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, किसे, लुईस अम्ल को। अब इलेक्ट्रॉन देगा किस तरीके से देता है, यहां पर देखते हैं। ये है जैसे N, इस तरीके से देख लो, H H H, ये R भी ले सकते हो क्योंकि एमीन पढ़ना है हमने। जैसे यहां पे अगर R लेता हूं मैं, ये तो अब यहां पर ये क्या कर लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किस तरीके से देगा, ये बॉन्ड, उपसय संयोजी आवरण बोलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको जरूरत है किसके पास है, इसके पास। मतलब एक प्रकार का सहसंयोजी आबंधी है। लेकिन सहसंयोजी आबंध होने के साथ क्या यहां पर कंडीशन की, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं वो एक ही कर रहा है। जब सहसंयोजी आबंध होता है तो बराबर की साझेदारी होती है, यहां पर बराबर की साझेदारी नहीं होगी। यहां पर क्या कर रहा है, एक दे रहा है और एक क्या कर रहा है, ले रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, वहां पे साझा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब इस तरीके से यहां पर क्या है, ये जो लुईस क्षार होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन दाता। और जो लुईस अम्ल होगा वो क्या करेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगा उपसय संयोजी आबंध आता है, किसके बीच में, लुईस क्षार और
लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या होता था वहां पे, जो केंद्रीय धातु परमाणु, और लुईस क्षार क्या होता था, जो भी लिगेंड होते थे, इलेक्ट्रॉन दाता। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, लुईस क्षार और लुईस अम्ल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं ब्रॉस एंड लॉरी थ्योरी। इस वाले को अलग से बनाना और यहां पर लिख भी देना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। तो अगला क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। पढ़ा ही जाओ तुम्हें, नहीं जी 10वीं में। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। तो एक बोला जाता है ब्रॉन्स्टेड अम्ल और एक क्या होता है ब्रॉन्स्टेड क्षार। तो ब्रॉन्स्टेड अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो H+ का त्याग करते हैं। ठीक है, H+ मतलब प्रोटॉन का त्याग, प्रोटॉन दाता जो होता है। तो क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड अम्ल वे अम्ल जो H+ बोले तो प्रोटॉन का त्याग करें। प्रोटॉन का त्याग करें मतलब प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता। अब जिन जिन के पास H+ होगा, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे ब्रॉन्स्टेड क्षार है, ब्रॉन्स्टेड क्षार, तो वे क्षार जो आसानी से प्रोटॉन का ग्रहण करे, H+ का ग्रहण करे। क्षार जो आसानी से H+ बोले तो प्रोटॉन का ग्रहण करे। कहने का मतलब प्रोटॉन ग्राही क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। H+ को ग्रहण करना है। अम्ल हमें नहीं मतलब है, यहां पे हमें किससे मतलब है, क्षार से। ठीक है, तो जैसे मेरे पास RNH2 है, क्या है, R H प्रोटॉन को ग्रहण कौन करेगा, प्रोटॉन मतलब H+ का मतलब क्या होता है, उसके पास किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, अब इसको हम जो है प्रोटॉन ग्राही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को ग्रहण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही तो करेगा। अरे प्लस वाले कौन एक्सेप्ट करेगा, माइनस वाला। मतलब इसके पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन के सामने अगर प्रोटॉन आ जाए, H+ आ जाए, जैसे ये आ गया, तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इस H+ को क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। कारण क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये क्या करेगा, यहां से इधर बॉन्ड बना लेगा,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रख लेगा। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो H प्लस आया ये कहां से आया, अम्ल से। ये कहां से आया, अम्ल से। जब आगे जुड़ेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा, ये क्षार है हमारा बेस, तो आगे क्या हो जाएगा, R N H H, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, और क्या बना लिया, बॉन्ड। क्या बना लिया, बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि क्षारीय गुण जो है किसके कारण है, नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण। दोनों से हमने क्या देखा, क्षारीय गुण नाइट्रोजन के पास उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है, हो गया। इसके बाद देखो एक सवाल बनता है कि एमीन्स जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्यों। एमीन्स क्या है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्यों। जैसे एमीन्स ने यहां पर 1 डिग्री एमीन था, इसने H प्लस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, एक तो नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरी चीज क्या है कि नाइट्रोजन जो है कार्बन जो R होगा यहां पर, और हाइड्रोजन से क्या होता है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक। तीसरा रीजन क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी ओर अटैक कर रहा है, प्लस की ओर। तो प्लस की ओर जो जाता है वो किस चीज का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये किस चीज की तरह व्यवहार कर रहे हैं यहां पर, नाभिक राही की तरह। तो ये 3 रीजन होते हैं, लिख भी लेते हैं इनको। क्या बोला, एमीन्स बहुत अधिक, एमीन्स अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं। तो जैसे मेरे पास क्या है, ये है नाइट्रोजन, H R, ठीक है, ये आ गया जैसे, या H R कन्वर्स। ये तो रीजन क्या क्या है, एक तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, युग्म से। दूसरा रीजन क्या है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणात्मकता
विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। और तीसरा रीजन क्या है कि जो एमीन का नाइट्रोजन होता है, एमीन का नाइट्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव की ओर जाएगा, नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है, नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। इस तरीके से अभिक्रियाशीलता है। इसके बाद बात करते हैं क्षारीय गुण की। अब एमीन्स का क्षारीय गुण, तो अब अगर हम बात करें पूर्व ज्ञान पर आधारित, तो एक तो हम कारण क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है, लुईस क्षार होता है। तीसरा क्या होता है, ब्रोंस्टेड क्षार की तरह व्यवहार करता है। अब इतने रीजन आ गए, ठीक है। तो एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एमीन के नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। भास्मिक प्रवृत्ति भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्या बोला, भास्मिक गुण, हो सकता है भास्मिक प्रवृत्ति पढ़ाई जाए आपको। तो क्योंकि एमीन्स के नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। दूसरा क्या है, लुईस बेस। दूसरा रीजन क्या है, लुईस क्षार के कारण। लुईस क्षार का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण। और तीसरा क्या है, ब्रोंस्टेड क्षार। H प्लस गराई, H प्लस बोले तो प्रोटॉन गराई होने के कारण। तो ये रीजन है किस चीज के, एमीन के क्षारीय गुण प्रदर्शित करने के कारण। इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन, तो रिएक्शन हमें पता है कि जब अम्ल अभिक्रिया करता है किसके संग, क्षार के, तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बनता है, लवण। क्या बनता है, लवण। अब जैसे क्षार हमारे पास क्या होगा, एमीन ही होगा, और अम्ल क्या होगा, कोई भी H प्लस वाला ले लो, HX ले लो, जैसे क्या ले लो, HX। तो HX, X क्या क्या हो सकता है, हैलोजन समूह है वो, Cl Br I, हैलोजन है, ठीक है। X क्या है यहां पर, हैलोजन समूह। HX के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, जैसे 1 डिग्री एमीन की, RNH2 की, किसकी, NH2, किसकी अभिक्रिया करवानी है, RNH2 की। तो यहां पर जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर जो है लवण बनता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से बनेगा, ये नाइट्रोजन जो है H को, मतलब यहां पर क्या होगा, HX जो है,
X तो अधिक वैद्युत ऋणात्मक होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, H प्लस किसके पास आएगा, नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन से क्या बना लेगा, बॉन्ड, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो NH3 हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, R NH क्या हो गया 3, और इसके ऊपर क्या आ गया प्लस। ठीक है, इसके बाद बचा क्या यहां पर, इस प्लस को बैलेंस कौन करेगा, X माइनस, यहां से क्या टूट जाएगा X माइनस, ये क्या बन गया लवण बन गया, ये क्या बन गया लवण। ऐसे हम एरोमेटिक एमीन भी ले सकते हैं। ये है जैसे एरोमेटिक एमीन, एनिलीन, NH को अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, HX अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा ये NH3 और X माइनस, NH3 X माइनस, लवण बना देगा इस तरीके से। तो ये रिएक्शन है। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, अमोनिया हो गया 1 डिग्री एमीन, हो गया 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन एलिफेटिक वाला, और एरोमेटिक, मतलब एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, और किसकी तुलना करनी, अमोनिया की, कि इनमें से जो है सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, सबसे कम कौन होगा। तो देखते हैं यहां पे, क्या बोला, एलिफेटिक अमोनिया कॉमा एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन्स की तुलना। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान है, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल पे पढ़ा था Ka पढ़ा था, और A क्या पढ़ा था, pKa, pKa और Ka। तो जिस अम्ल के लिए Ka का मान क्या होता था, अधिक होता था, तो pKa का मान क्या होता था, कम, तो वो क्या होता था, अधिक अम्लीय होता था। pKa का मान अगर ज्यादा है तो Ka का मान क्या होता था, कम, और वो अम्लीय क्या होता था, कम। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगता है, वहां पर जो Ka होता था वो अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता था, यहां पर क्या होगा, Kb हो जाएगा बेस, तो Kb क्या हो जाएगा, क्षार का वियोजन स्थिरांक, क्षार का साम्य स्थिरांक बोल रहे हैं, वियोजन स्थिरांक Kb। तो जैसे अम्ल के लिए, अम्ल के लिए जो Ka होता था वो क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती किसके, pKa के। अगर जो है pKa का मान क्या था, कम, तो Ka का मान क्या हो जाता था, ज्यादा, और अम्लीय गुण क्या, अम्लीय गुण क्या होता था, अधिक। pKa का मान ज्यादा तो Ka का मान कम, और अम्लीय गुण भी क्या होता था, कम। ये था किस चीज के लिए, अम्ल के लिए। अब हम यहां पर क्षार की बात कर रहे हैं, तो क्षार के लिए क्या आ जाएगा, क्षार के लिए जो Kb होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, pKb के। जो क्या होता है Kb, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, pKb के।
मतलब जो पी के बी का सूत्र, जैसे वहां पर पी के ए का सूत्र क्या होता था, माइनस लॉग बेस 10 सांद्रता के बी की, के ए की। जो पी के ए बराबर होता था, क्या सूत्र होता था, माइनस लॉग बेस 10 और के ए होता था। ऐसे ही यहां पर पी के बी बराबर सूत्र बन जाएगा, पी के बी बराबर क्या, माइनस लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, के बी। यहां पर जो है अम्ल का वियोजन स्थिरांक की बात करते थे, यहां पर किसका होगा, ये क्षार। जो के बी है वो क्या है, क्षार का वियोजन स्थिरांक, क्षार वियोजन स्थिरांक लिख भी लेना चाहिए, के बी क्षार वियोजन स्थिरांक। ठीक है, ये है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर यहां पर जो है केबी का मान क्या हो गया, ज्यादा, तो क्षारीय गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब पी के बी का मान क्या हो जाएगा, कम। पी के बी की वैल्यू कम तो के बी का मान ज्यादा, के बी का मान ज्यादा तो क्षारीय गुण भी क्या हो जाएगा, अधिक। क्षारीय गुण भी क्या हो जाएगा, अधिक। तो जो क्षारीय गुण होता है वो समानुपाती होता है किसके, के बी के। अम्लीय गुण समानुपाती होता है किसके, के ए के। ठीक है, तो ये है, इसको नोट करो। इसके बाद मैं बताता हूं, इसके बाद देखते हैं जैसे एलिफेटिक एमीन, तीनों में कंपैरिजन करना है। तो सबसे अधिक जो क्षारीय होता है वो एलिफेटिक एमीन होता है। कौन होता है, एलिफेटिक एमीन। उसके बाद होता है अमोनिया। कौन होता है, अमोनिया। और अमोनिया के बाद होता है कौन, एरोमेटिक। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। ये तो यहां पर केबी के मान से निकालना है, किसके मान से, पी के बी के मान से। तो जैसे पी के बी का मान जो होता है किस चीज के लिए, एलिफेटिक एमीन के लिए, 3 से लेकर 4.22 तक। पी के बी का मान 3 to 4.22 तक। अमोनिया के लिए होता है 4.75, 4.75। और एरोमेटिक एमीन के लिए होता है 4.75 से 9 तक। 9 तक। ठीक है, ये है। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा पीकेबी का मान कहां है, यहां पे। पीकेबी का मान जितना ज्यादा होगा, केबी का मान क्या आएगा, उतना कम, और वो उतना ही कम क्या होगा, क्षारीय होगा। पीकेबी का मान जितना कम होगा, केबी का मान क्या आएगा, उतना ही ज्यादा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्षारीय। इसीलिए जो ये वैल्यू दी रहती है, हो सकता है इसमें सवाल बन जाए। इसके बाद हम जो है रीजन देखते हैं, और रीजन भी जो है, ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो क्षारीय गुण क्या था, समानुपाती। किस चीज के, केबी के। ठीक है, क्षारीय गुण क्या आया, समानुपाती किस चीज के, केबी के। और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, पीकेबी के। तो जितना ज्यादा केबी का मान उतना ही कम पीकेबी होगा। इसके बाद और रीजन देखते हैं। अब देखो दूसरा जो कारण, एक तो हमने जो है
केबी वाला मान देख लिया। दूसरा क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, जब हम अम्लीय गुण की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह वहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करता है, अम्लीय गुण को कम करता है। और जो कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, सिर्फ नोट ही करवा लेता हूं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन सा प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, माइनस आई प्रभाव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, अम्लीय गुण कम होता है और क्षारीय गुण क्या होता है, अधिक। तो मतलब प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा, क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक। और यहां पर क्षारीय गुण क्या होगा, कम, उल्टा चलेगा, क्षारीय गुण कम होगा। ठीक है, ये तो अब जैसे हम देखते हैं यहां पर क्या है, एमीन में, किसमें, एमीन में। तो एमीन में जैसे देखो एन एच एच सी एच एच और एच, CH3 NH2, CH3 NH2। तो एक तो क्षारीय गुण नाइट्रोजन के पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो नाइट्रोजन से जुड़ने वाला है, नाइट्रोजन से जुड़ने वाला जो समूह है वो कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। जो ये समूह है, ये कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह किसको इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती जाएगी, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, क्षारीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर जब हम अम्लीय गुण की बात करते थे, हम बोलते थे कि वहां पर जितने कम मेथिल समूह, यहां पर के जितना ज्यादा जो है कार्बन लंबी चेन होती जाएगी, उतना ही अधिक क्षारीय गुण होगा। मतलब एक्चुअल में क्षारीय गुण जो निर्भर करेगा वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर करेगा। जितना ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे उतनी ही अधिक आसानी से सामने से किसको खींचेगा, H प्लस को। किसको खींचेगा, H प्लस को। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक तो देता है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके देगा। दूसरा क्या है, ये जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन मतलब H प्लस को ग्रहण करता है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाके ये क्या करेगा, प्रोटॉन ग्राही बनेगा। मतलब ब्रोंस्टेड क्षार और लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो कहने का मतलब जितने ज्यादा यहां पर क्या जुड़े होंगे इससे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, मतलब प्लस आई प्रभाव वाले, तो वो क्या करेगा, उतना ही अधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज क्या है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को होल्ड रख सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। हाइड्रोजन से भी होती है और कार्बन से भी। जो भी इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है, ऐसा है नहीं कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन को देने वाला समूह। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रख सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा वो क्षार का काम उतना ही अधिक आसानी से करेगा, उतनी ही अधिक आसानी से सामने से क्या करेगा, ये सामने वाले को एक तो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। दूसरा क्या है कि उतनी ही अधिक आसानी से वो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक,
मतलब जो क्षारीय गुण है वो निर्भर कर रहे हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर। जो क्षारीय गुण है वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व पर। जैसे ही कार्बन जो ये है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे क्या आता जाएगा? माइनस। ठीक है, डेल्टा माइनस। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व पर जो है क्षारीय गुण निर्भर कर रहा है। दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से क्या था? अधिक वैद्युत ऋणात्मक था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जितना अधिक आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कब करेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन दान? जब इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, तो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान, और इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो क्या बनेगा? उतना ही अधिक क्या हो जाएगा? क्षारीय गुण। क्षारीय गुण क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्षारीय गुण बढ़ेगा, मतलब उतनी ही अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। किसको देगा? प्रोटॉन को। किसको देगा? प्रोटॉन को। तो यहां पे लिख लेते हैं इसको। नाइट्रोजन एमीन्स में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक, उतना ही अधिक क्या हो जाएगा? क्षारीय गुण। उतना ही अधिक क्या होगा? क्षारीय गुण। उतना ही अधिक क्षारीय गुण, मतलब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो समानुपाती होगी। अब खुद बताओ नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कब ज्यादा आएगा? जब उस नाइट्रोजन से जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे। जब उस नाइट्रोजन से क्या होगा? जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 डिग्री जो एमीन होता है उसमें कितने एल्किल समूह होते हैं? 3, तो वो सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा। 2 डिग्री वाला उससे कम, 1 डिग्री वाला उससे और कम। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व समानुपाती होता है किसके? नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूहों के। जितने ज्यादा या जितना बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होगा नाइट्रोजन से, ठीक है, आकार से मतलब भी होना है। तो नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह के आकार बोल लो या एल्किल समूह की संख्या। एल्किल समूह के आकार, जितना बड़ा आकार होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा वो क्या दिखाएगा? प्लस आई प्रभाव। और जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव दिखाएगा उतना ही अधिक क्या हो जाएगा? क्षारीय गुण हो जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव क्या होता है? जब भी होगा तो वहां पर क्या होगा? क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो मतलब यहां पर क्या हो गया? 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एमीन उसके बाद कम, और 1 डिग्री सबसे कम। ये गैसीय अवस्था की बात है। ठीक है, गैसीय अवस्था की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि एक H और हटेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा? CH3। तो उसके पास 2 CH3, 2 एल्किल समूह आ गए, ज्यादा क्षारीय गुण होगा। तीसरा भी H हटेगा, तीसरा एल्किल समूह आ जाएगा, तो वो और अधिक क्षारीय गुण दर्शाएगा। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है? प्लस आई प्रभाव के कारण क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं जैसे एरोमेटिक एमीन है। किसमें? एरोमेटिक एमीन में। यहां पर लिख लेना चाहिए कि 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री। समझा मैं दूंगा इसको कि कैसे है। ठीक है, ये गैसीय अवस्था के लिए सिर्फ।
गैसीय अवस्था में, इसको हम समझा देंगे। इसके बाद जैसे क्या है एरोमेटिक एमीन में देखते हैं। एरोमेटिक एमीन में तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, उतना ही अधिक क्या होगा क्षारीय गुण। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कब आएगा, जब उस नाइट्रोजन से जितने ज्यादा या जितना बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होगा। इसके बाद देखो जैसे एरोमेटिक है, ये NH2, ठीक है। हमने क्या देखा था, एलिफेटिक सबसे ज्यादा क्षारीय था, अमोनिया क्या रहा था बीच में। उसके पीछे का रीजन है अमोनिया के पास एक भी आर नहीं है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला कोई नहीं है उसके पास। जिसके पास प्लस आई प्रभाव वाला होगा जैसे एमीन में होता है, एक आर तो होगा ही होगा, लेकिन अमोनिया के पास क्या है कोई नहीं है। यहां पर देखते हैं क्या होता है, अगर नजर मारोगे इस कार्बन पे, ये कार्बन कैसा संकरण है इसका sp2, sp2 संकरण, कैसे संकरण है sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रखे यहां पे। तो sp2 संकरित जो कार्बन होता है वो वैल्यूज ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा ज्यादा। अब यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये sp2 संकरण होने के कारण ये क्या है वैद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा है, तो ये क्या कर लेता है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा इस तरीके से। ये तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब यहां पर एक प्रकार से ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, और डबल बॉन्ड इस तरीके से घूमता जाएगा। अनुनादी संरचना की बात कर रहा हूं, ठीक है। कि ये जो माइनस चार्ज जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या करता जाएगा घूमता जाएगा, और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा ये डबल बॉन्ड इस तरीके से। ये होगा ना ये वाला इधर चला जाएगा इस तरीके से। तो अब खुद बताओ कि हम क्या बात कर रहे थे, यहां पर बेंजीन रिंग ने क्या कर दिया, तो नाइट्रोजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था वो अपनी ओर खींच लिया। क्या नाइट्रोजन अब सामने से आने वाला जो भी होगा H प्लस है प्रोटोन जो है उस प्रोटोन को ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वो खुद के पास क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। जहां पर हम एल्किल समूह में क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता था, वो क्या करता था नाइट्रोजन के पास जो पहले से लोन पेयर है वहां पे इलेक्ट्रॉन, उनके साथ साथ और अधिक उसकी डेंसिटी में क्या कर देता था वृद्धि। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, इस बेंजीन रिंग ने जो यहां पर जुड़ी है इससे, ये बेंजीन रिंग ने नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया है। तो जिसके कारण जो है बेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या आ गया माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया प्लस चार्ज। अब इसके बाद खुद बताओ कि सामने से अगर कोई प्रोटॉन आता है तो क्या ये नाइट्रोजन प्रोटॉन को ग्रहण कर पाएगा, या फिर कोई सामने से क्या है कोई आ रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन देना है इसने, क्या ये इलेक्ट्रॉन का दान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया, अनुनाद के कारण जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई कम हो गई। यहां पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया है, कम। इलेक्ट्रॉन घनत्व जब कम होगा नाइट्रोजन का तो यहां पर जो है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब दान करेगा तो बहुत दुर्बलता से करेगा, दुर्बल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता बन चुका है, अब परबल नहीं है ये। दुर्बल किस तरीके से होगा भी, तो यहां से इससे ले लेगा H प्लस को निकाल देगा, तब जाके किसी दूसरे H प्लस को जोड़ेगा। लेकिन जब हम एल्किल समूह में बात करते थे तो वो किसी को नहीं निकालता था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्म, दुर्बल एकाकी
इलेक्ट्रॉन युग्म दाता बन चुका है, दुर्बल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, और दुर्बल प्रोटॉन ग्राही, दुर्बल H+ ग्राही, यानी कि प्रोटॉन ग्राही। तो इसलिए जो है एरोमेटिक का क्या होता है, कम होता है क्षारीय गुण। तो कहने का मतलब जो ये +I प्रभाव दिखाएगा, क्या दिखाएगा, दुर्बल +I प्रभाव। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, एमीन में दुर्बल +I प्रभाव। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये ना ऐसा नहीं कि हम ये क्षारीय गुण नहीं दिखाएगा, क्षारीय गुण तो दिखाना ही इसमें, लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम ये चीज देखेंगे कि किसके पास जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की ज्यादा ताकत है, किसके पास जो है H+ को ग्रहण करने की ताकत है, कौन जो है +I प्रभाव जितना ज्यादा दिखाएगा, +I प्रभाव जितना प्रबल होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, क्षारीय। लेकिन यहाँ पर +I प्रभाव क्या हो गया, कम, मतलब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो एरोमेटिक एमीन में दुर्बल +I प्रभाव के कारण इतना सब कुछ है। कहने का मतलब क्या है कि जो क्षारीय गुण है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर, +I प्रभाव पर। +I प्रभाव किस पर, एल्किल समूह के आकार पर या एल्किल समूह की संख्या पर निर्भर कर रहा है। मतलब एल्किल समूह की संख्या या आकार जब ज्यादा होगा तो त्रिविम बाधा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फाइनल करते हैं इसको, क्षारीय गुण समानुपाती नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व के। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर, +I प्रभाव, किस पर, +I प्रभाव। ये +I प्रभाव किस पर करेगा, एल्किल समूह के आकार, एल्किल समूह का आकार या संख्या, या फिर R की संख्या, और ये समानुपाती होगा किसके, त्रिविम बाधा के, किसके, त्रिविम बाधा के। ये तो ये जो है क्षारीय गुण पढ़ा है हमने। अभी आगे जो है हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जलीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में कंपैरिजन करना है।